हेलो स्टूडेंट, तो हम देखने जा रहे हैं नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट और ये एक्सपेरिमेंट बेस्ड है आपका मीटर ब्रिज के ऊपर, जिसकी हेल्प से हम रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी कैलकुलेट कर सकते हैं। मीटर ब्रिज लेक्चर में आपने पढ़ा हुआ है, बट फिर भी एक बार एक्सपेरिमेंटल में इसको रिवाइज करते हैं। तो देखो, मीटर ब्रिज के अंदर मीटर ब्रिज बेस्ड होता है पहले तो व्हीटस्टोन ब्रिज के प्रिंसिपल पर, ठीक है ना। तो हमारे पास ये रेजिस्टेंसेस लगे हुए हैं। जब बीच में डिफ्लेक्शन जीरो हो जाता है तो हम ये कह सकते हैं कि व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस हो गया और रेजिस्टेंस का जो रेशियो होगा वो आपस में बराबर होगा। तो सिमिलरली मीटर ब्रिज के अंदर हम इधर अननोन रेजिस्टेंस लगा रहे हैं, राइट साइड पर रेजिस्टेंस बॉक्स लगा रहे हैं, लेफ्ट साइड से बैलेंस लेंथ मेजर कर रहे हैं, ठीक है ना। तो जो हमारी इक्वेशन बनती है वो बनेगी R/S प्रिंसिपल ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज के ऊपर L/100 - L। तो ये तो आप सब अच्छी तरीके से जानते ही हो कि इसके अंदर तो कोई दिक्कत है ही नहीं, ठीक है ना। ये तो बहुत ईजिली हम वर्कआउट कर लेंगे। अब मेन खेल क्या है कि आपने इधर से क्या किया, अननोन रेजिस्टेंस निकाल लिया। अननोन रेजिस्टेंस का वैल्यू हम जानते हैं ρL/A के बराबर होता है। इधर से हम रो की रेजिस्टिविटी की वैल्यू इजीली कैलकुलेट कर लेंगे। तो कंसेप्ट वाइज तो हम वैसे भी सॉलिड चल रहे हैं और ये चीज़ हम लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं, तो कुछ नया नहीं है हमारे लिए। बट आप फिर भी देखोगे मैंने कुछ नए सवाल आपके लिए रखे हैं जो टेम्परेचर डिपेंडेंस के ऊपर बेस्ड है। तो चलो देखते हैं इसको। अब जैसे ये पहला सवाल आप देख रहे हो, ठीक है ना। ये पहला सवाल ये कह रहा है, पहले एक बार डायग्राम बनाते हैं। इफ रेजिस्टेंस एस इन रेजिस्टेंस बॉक्स इज 300। तो ये रहा मीटर ब्रिज एक्सपेरिमेंट जो अभी मैंने डायग्राम आपको दिखाया। इस मीटर ब्रिज एक्सपेरिमेंट में अननोन रेजिस्टेंस हमने लेफ्ट साइड पर लगा रखा है और रेजिस्टेंस बॉक्स हमने राइट साइड पर लगा रखा है और बीच में ही हमारे पास गैल्वेनोमीटर है। तो ये कह रहा है इफ रेजिस्टेंस एस इन रेजिस्टेंस बॉक्स इज 300 ओम। तो ये हमें दे रखा है 300 ओम। देन द बैलेंस्ड लेंथ इज फाउंड टू बी 25 सेंटीमीटर फ्रॉम द एंड ए। एंड ए ये हो गया, एंड बी ये हो गया। यहाँ से 25 सेंटीमीटर पर हमें बैलेंस लेंथ मिल रही है। द डायमीटर ऑफ अननोन वायर इज 1 मिलीमीटर एंड लेंथ ऑफ द अननोन वायर इज इतना। देन स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी हमें बतानी है। तो ये अननोन रेजिस्टेंस हो गया, इसका डायमीटर दे रखा है, लेंथ दे रखा है। फिलहाल सबसे पहले हम करते हैं काम कि हम आर की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो लगा देते हैं प्रिंसिपल इसके अंदर। तो आर डिवाइडेड बाई 300 इज इक्वल्स टू 25 डिवाइडेड बाई 75। तो रिजल्ट मेरे पास आ गया कि आर की वैल्यू मिल गई 100 ओम, ठीक है ना। वंस ये ऑब्टेन्ड आर, अब रो निकालना बहुत इजी टास्क है। हमने लगा दिया आर इक्वल्स टू ρL/A। यहाँ से हम रो की वैल्यू निकाल लेंगे विच इज R इंटू A डिवाइडेड बाई L। अब आप आर की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दो जो कि होगी 100। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आप पुट करोगे पाई आर स्क्वायर, ठीक है ना। क्रॉस सेक्शनल एरिया पर हमें डायमीटर दे रखा है तो पाई d²/4 लगा लेते हैं। तो पाई d², डायमीटर 1 है तो 1/4 इंटू 10 की पावर, ये मिलीमीटर को हम कन्वर्ट करेंगे मीटर में तो 10 की पावर -6 आ जाएगा। लेंथ हमें दे रखी है 31.4 सेंटीमीटर, तो मैंने इसको लिखा 31.4 इंटू 10 की पावर -2 मीटर। अब ये पूरा का पूरा हमारा ओम मीटर के अंदर हमें रेजिस्टिविटी दे देगा। तो रो की वैल्यू मेरे पास आ गई। अब देखो पाई को हम 3.14 पुट कर लें तो ये उससे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो मैं इसको कैंसिल आउट कर दे रहा हूँ और ये कैंसिल आउट होकर के 0.1 ऊपर बचेगा। तो 100 इंटू 0.1 इंटू 1/4 इंटू 10 की पावर -2, ठीक है ना। अब देखते हैं कितना आता है। 100 और 4 ये डिवाइड करें तो ये 25 हो गया। तो 2.5 इंटू 10 की पावर -2 ओम इंटू मीटर, ये हमारे पास आ रही है रेजिस्टिविटी की वैल्यू निकल करके, ठीक है ना। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की वैल्यू निकल करके। एक छोटी सी एरर हुई है, ये -6 इसमें से कैंसिल होगा, इधर -4 बचेगा, सॉरी। तो ये बचेगा मेरे पास -4, ठीक है ना। तो वैल्यू जो निकल करके आ रही है मेरे पास 10 की पावर -4 में आ जाएगी। तो राइट आंसर आप देख सकते हो, इस प्रॉब्लम का राइट आंसर हो जाएगा हमारा फर्स्ट वाला, करेक्ट। तो मेरे ख्याल से ये तो सिंपल था, ये तो समझ आ गया होगा। अब जो मेन मज़ेदार प्रॉब्लम रखा हुआ है मैंने, वो प्रॉब्लम इसके जस्ट बाद वाला है, ठीक है ना। ये कह रहा है इन द प्रीवियस क्वेश्चन इफ R एंड S आर इंटरचेंज्ड बैलेंस पॉइंट शिफ्ट बाय। तो पिछले वाले प्रॉब्लम में अगर हम R और S को इंटरचेंज कर दें तो पहले जो R लगा हुआ था वो इधर था, S इधर था, गैल्वेनोमीटर, नल डिफ्लेक्शन। R की वैल्यू हमने वर्कआउट कर ली थी 100, S की वैल्यू थी 300, ये था 25 और इधर आ रहा था 75। अब अगर आप रेजिस्टेंस इंटरचेंज कर दोगे तो क्या होगा, बैलेंस लेंथ भी इंटरचेंज हो जाएगी, ठीक है ना। और बैलेंस लेंथ जो मेरे पास आ जाएगी, एस इधर ले लिया हमने 300, आर ये रहा 100, बैलेंस लेंथ इधर से आ जाएगी मेरे पास 75 और ये आ जाएगी मेरे पास 25। हमें क्या पता करके देना, शिफ्टिंग। तो शिफ्टिंग बैलेंस लेंथ की हो गई, ठीक है ना। शिफ्टिंग बैलेंस लेंथ की हो गई हमारी 75 - 25, दैट मीन्स ये आ जाएगा 50 सेंटीमीटर। तो राइट आंसर इसका हमारे पास है
थर्ड वाला करेक्ट। ये कह रहे हैं मीटर ब्रिज ऑपरेटर्स। अब देखो ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो कंसेप्चुअल नॉलेज के ऊपर बेस्ड है कि ऐसा होता है तो होता है, ये हम इस तरीके का लेते ही हैं। तो मीटर ब्रिज ऑपरेटर्स, द ब्रिज वायर शुड पोजेस, तो वायर जो होनी चाहिए ना, ब्रिज की जो वायर, मीटर ब्रिज की जो वायर होनी चाहिए, उस वायर की रेजिस्टिविटी और टेम्परेचर कोफिशिएंट कैसा होना चाहिए। तो पहली बात तो उस वायर की जो रेजिस्टिविटी होनी चाहिए वो काफ़ी लो होनी चाहिए, एज वेल एज टेम्परेचर कोफिशिएंट भी काफ़ी कम होना चाहिए, ताकि बहुत ज़्यादा राइज इन टेम्परेचर उसका ना हो पाए, ठीक है ना। राइज इन टेम्परेचर हो गया तो वो बहुत ज़्यादा हीटअप हो जाएगा ऑपरेटर्स, और उस सिचुएशन में क्या होगा, गैल्वेनोमीटर खराब होने का चांस या फिर फॉल्स रीडिंग आने के चांस बहुत ज़्यादा होंगे। तो इसका राइट आंसर है लो रेजिस्टिविटी एंड लो टेम्परेचर कोफिशिएंट। ये ध्यान रखना, ये कंसेप्चुअल है। हाँ, ये प्रॉब्लम मैं बोल रहा था, वन ऑफ द बेस्ट प्रॉब्लम है। अब इसके अंदर हमें टेम्परेचर डिपेंडेंस के साथ चलना है और इसके अंदर कैलकुलेशन भी अच्छी खासी है, तो मैं सिखाता हूँ। देखो ये कह रहा है कंसिडर द मीटर ब्रिज शोन इन द फिगर, द रेजिस्टेंस एक्स हैज टेम्परेचर कोफिशिएंट अल्फा 1 एंड रेजिस्टेंस बॉक्स 9 ओम जो दिख रहा है हमें उसका अल्फा 2 है। मतलब दोनों ही टेम्परेचर के साथ वेरी कर रहे हैं, एक्स भी और 9 ओम भी। आगे फॉर शोन सिचुएशन बैलेंस पॉइंट इज 10 सेंटीमीटर फ्रॉम लेफ्ट हैंड। इस सिचुएशन में बैलेंस पॉइंट 10 सेंटीमीटर है, ये 90 सेंटीमीटर हो गया। इफ टेम्परेचर ऑफ सिस्टम इंक्रीजेस बाय डेल्टा टी ड्यू टू जूल्स हीटिंग देन शिफ्ट इन द बैलेंस पॉइंट इज, ठीक है ना, अज्यूमिंग दैट ओनली रेजिस्टेंस एक्स एंड रेजिस्टेंस बॉक्स चेंजेस ड्यू टू चेंज इन टेम्परेचर, देयर इज नो अदर इफेक्ट। मतलब और कोई इफेक्ट नहीं है, मतलब वायर वगैरह का कोई रेजिस्टेंस चेंज नहीं कर रहा है, ये हमें लेते हुए चलना है। सिर्फ और सिर्फ एक्स और रेजिस्टेंस बॉक्स का टेम्परेचर के साथ रेजिस्टेंस चेंज कर रहा है, शिफ्टिंग बता दो, ठीक है ना। ये एक वन ऑफ द बेस्ट प्रॉब्लम है जिसमें अगर अचानक से एग्जाम में आ गया तो मेरे ख्याल से आप उसके अंदर लटक जाओगे ज़्यादातर लोग। चाहिए तो ट्राई करके देख लेना। अब सबसे पहले हम x की वैल्यू निकालते हैं, ये तो बहुत आसान काम है, इसमें तो कोई नहीं लटकेगा, ठीक है ना। तो x की वैल्यू अगर मैं यहाँ पर कैलकुलेट करूँ तो x डिवाइडेड बाय 9 इक्वल्स टू 10 डिवाइडेड बाय 90, और x की वैल्यू मेरे पास बहुत ईजिली आ गई। और ये जो वैल्यू आ रही है ये वैल्यू 10 बाय 90, हाँ ठीक है, तो ये वैल्यू मेरे पास निकल करके आ रही है 1 ओम। तो हमने क्या किया, x का वैल्यू निकाल लिया, x का वैल्यू मेरे को मिल गया 1 ओम के बराबर, ठीक है ना। अब क्या हो रहा है, अब ये कह रहे हैं टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, तो दोनों ही बढ़ेंगे भाई। तो x का नया रेजिस्टेंस t टेम्परेचर पर हो जाएगा। हम रेजिस्टेंस का फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं R0 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, तो ये हो जाएगा x 1 प्लस अल्फा, जनरल लिखा मैंने डेल्टा टी। तो x t का वैल्यू हो जाएगा 1 प्लस अल्फा 1 डेल्टा टी। तो आप देख रहे हो ये रेजिस्टेंस बढ़ गया। सिमिलरली रेजिस्टेंस बॉक्स का नया रेजिस्टेंस हो जाएगा 9 1 प्लस अल्फा 2 डेल्टा टी। तो दोनों ही बढ़ रहे हैं। हम लोगों ने लेक्चर में सीख रखा था कि अगर किसी एक तरफ का बढ़ेगा तो क्या होगा, वो हम अच्छी तरीके से जानते थे कि सपोज करो अगर ये बढ़ता सामने वाली लेंथ भी बढ़ जाती और इसकी शिफ्टिंग राइट साइड की तरफ हो जाती, ये बढ़ता तो सामने वाली लेंथ बढ़ती, शिफ्टिंग लेफ्ट हैंड साइड की तरफ हो जाती। पर खेल तो बड़ा खतरनाक है, वो कह रहा है ये भी बढ़ रहा है ये भी बढ़ रहा है, अब बताओ कहाँ शिफ्टिंग होगी और कितनी होगी ये बता दो, ठीक है ना। तो खेल बड़ा खतरनाक है, यहाँ पर कहाँ कितनी शिफ्टिंग होगी ये भी पूछी जा रही है। अभी तक तो हमें ये बताना था कंसेप्चुअल में कि शिफ्टिंग किस तरफ होगी, पर यहाँ तो पूछ रहा है कितनी होगी। तो अब देखो कैसे करेंगे। अब अगली स्टेप हमारी ये रहेगी, हम वापस से डायग्राम बना रहे हैं। ये हो गया हमारा, इधर रेजिस्टेंस हो गया x जिसकी वैल्यू होगी 1 प्लस अल्फा 1 डेल्टा टी। इधर साइड पर हो गया हमारा r जिसकी वैल्यू होगी 9 1 प्लस अल्फा 2 डेल्टा टी, ठीक है। तो ये हमारा मीटर ब्रिज का सेटअप हो गया। अब हमें नहीं पता कहाँ शिफ्टिंग होगी। आप कहोगे सर आपने तो हाथ खड़े कर दिया, आप तो कह रहे हो हमें नहीं पता। तो मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि वाकई में हमें नहीं पता कहाँ शिफ्टिंग होगी, कहीं पर भी एज्यूम कर लेते हैं। मान लेते हैं ये शिफ्टिंग इधर की तरफ हुई, थोड़ी सी इधर, डेल्टा एल, सही है। तो ये लेंथ थी 10, तो ये होगी 10 प्लस डेल्टा एल, और इधर की लेंथ होगी 90 माइनस डेल्टा एल। आप समझ गए। तो इस तरीके से हमने शिफ्टिंग ले ली, सही ली होगी तो पॉजिटिव आएगी, गलत ली होगी तो नेगेटिव आएगी। ये भी बताऊंगा कि कब पॉजिटिव आएगी कब नेगेटिव आएगी, बहुत इंटरेस्टिंग है। अब क्या करेंगे, फिर से प्रिंसिपल लगा देंगे कि x डिवाइडेड बाई आर इक्वल्स टू 10 प्लस डेल्टा एल डिवाइडेड बाय 90 माइनस डेल्टा एल, ठीक है। अब x डिवाइडेड बाय आर, तो ये डिवाइड करने पर 1/9 1 प्लस अल्फा 1 डेल्टा टी 1 प्लस अल्फा 2 डेल्टा टी 10 प्लस डेल्टा एल
90 माइनस डेल्टा एल। अब इसके बाद आमतौर पे स्टूडेंट हाथ खड़े कर देता, कहता ना भाई हमसे ना हो पाएगा, बहुत लेंदी हो गया सवाल। पर मीटर ब्रिज का है, एक्सपेरिमेंटल फिजिक्स के अंदर सवाल है, ठीक है ना, और करना तो पड़ेगा ही, और कोई ऑप्शन नहीं है। आप भी नया ही है तभी देख रहे हो उसको। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करूँ उसको तो ये आ जाएगा 90 प्लस 90 अल्फ़ा 1 डेल्टा टी, डेल्टा एल से मल्टीप्लाई करें माइनस डेल्टा एल माइनस अल्फ़ा 1 डेल्टा एल डेल्टा टी। ठीक, तो राइट साइड पर आ जाएगा 9 प्लस 9 अल्फ़ा 2 डेल्टा टी टाइम्स 10 प्लस डेल्टा एल। अब जरा अप्रॉक्सीमेशन देखो, ये छोटा है, ये और छोटा है, तो ये डेल्टा डेल्टा आपस में जब मल्टीप्लाई होता है ना तो ये बहुत ज़्यादा छोटा हो जाता है, तो इस टर्म को हम निगलेक्ट कर देते हैं। तो लेफ्ट साइड पे बचा 90 प्लस 90 अल्फ़ा 1 डेल्टा टी माइनस डेल्टा एल इक्वल्स टू, इसको मल्टीप्लाई करो 90 प्लस 9 डेल्टा एल प्लस 90 अल्फ़ा 2 डेल्टा टी, और फिर ये डेल्टा एल वाला टर्म हो गया, डायरेक्ट ही निगलेक्ट मार दिया। ठीक है, तो अब 90 से 90 कैंसिल, बस लास्ट स्टेप, इस टर्म को इधर लाते हैं, 90 कॉमन हो गया, अल्फ़ा 1 माइनस अल्फ़ा 2 डेल्टा टी, और इसको इधर लाते हैं तो 10 डेल्टा एल। तो डेल्टा एल की वैल्यू यानी शिफ्टिंग की वैल्यू आ रही है 9 टाइम्स अल्फ़ा 1 माइनस अल्फ़ा 2 टाइम्स डेल्टा टी। तो इस बेसिस पे आप ये कह सकते हो कि शिफ्टिंग जो है वो राइट साइड की तरफ तब होगी जब अल्फ़ा 1 इज़ ग्रेटर दैन अल्फ़ा 2, लेफ्ट साइड की तरफ तब होगी जब अल्फ़ा 2 ग्रेटर दैन अल्फ़ा 1, और कहीं नहीं होगी जब अल्फ़ा 1 और अल्फ़ा 2 एक बराबर होंगे। तो खैर हमारा राइट आंसर आ चुका है और शिफ्टिंग निकालना हमने सीख लिया है। राइट आंसर है हमारा फर्स्ट वाला। तो एक बहुत बढ़िया सवाल था कि टेम्परेचर डिपेंडेंस के ऊपर जब चीज़ें बेस्ड हो दोनों तरफ लेफ्ट और राइट, तो हम शिफ्टिंग की एग्जैक्ट वैल्यू, कंसेप्चुअल नहीं एग्जैक्ट वैल्यू कैसे बताएंगे। नेक्स्ट प्रॉब्लम पर चलते हैं। नेक्स्ट आप देख रहे हो ये भी मीटर ब्रिज एक्सपेरिमेंट का प्रॉब्लम है, इस तरीके का भी आ सकता है, ये थोड़ा सा ज़्यादा सिंपल वर्जन हो गया है। कहता है मीटर ब्रिज एक्सपेरिमेंट से हमने 4 रीडिंग ले ली, ठीक है ना, आर की वैल्यू और अननोन रेजिस्टेंस। तो ये कह रहे हैं इन द मीटर ब्रिज एक्सपेरिमेंट ऑब्जर्वेशन टेबल एंड द सर्किट डायग्राम आर शोन इन द फिगर, विच रीडिंग इज नॉट टेकन करेक्टली। कौन सी ऐसी रीडिंग है जो करेक्ट नहीं है। अब जो चेक करते हैं, देखो प्रिंसिपल लगा करके देखेंगे, एक्स की वैल्यू निकालेंगे, यही इसका एम है। एक्स की वैल्यू इन चारों रीडिंग में चेक कर लेते हैं, जिनमें आसपास आ गई वो ठीक है, जिनमें बहुत लंबी दूर आ गई, मतलब मान लो एक्स की वैल्यू जो आनी है लेट्स से दैट 700 ओम आनी है, इससे भी उतनी आ गई, इससे भी उतनी आ गई, इससे भी उतनी आ गई, बट इससे आ गई समथिंग अराउंड 100-200 ओम। तो ये क्या शो कर रहा है कि हमने इस रीडिंग में कुछ ना कुछ एरर कर दी है। तो वेरीफाई करते हैं। तो इस रीडिंग को लेकर के चलें तो 1000, फर्स्ट रीडिंग की हम बात कर रहे हैं, 1000 डिवाइडेड बाय एक्स इक्वल्स टू हो गया 60 सेंटीमीटर, इधर से बैलेंस लेंथ है तो 60 डिवाइडेड बाय 40, तो ये बना हमारा 3/2। तो x का जो वैल्यू आ गया 2000 बाई 3 आ गया, तकरीबन 666.7 ओम के आसपास आ गया। सेकंड रीडिंग में आते हैं, रेजिस्टेंस की वैल्यू 100 है, अननोन रेजिस्टेंस x, लेंथ इधर से 13 दे रखी है तो इधर 13 आ गया, और इधर मेरे पास आ गया 87। तो x की वैल्यू आ गई 8700 डिवाइडेड बाय 13, ठीक है ना, तो ये भी तकरीबन 654 या 666 ओम के आसपास आएगी। तो नियर बाय उसके आसपास आ रही है, तो ठीक है, चल रहा है काम। ये मैंने एग्जैक्ट डिवाइड नहीं किया, आप कर लेना। थर्ड रीडिंग पर आते हैं। थर्ड रीडिंग हो गई 10 डिवाइडेड बाय एक्स इक्वल्स टू कितना दे रखा है 1.5 डिवाइडेड बाय 98.5, सही है। तो यहाँ से x की वैल्यू चेक करेंगे तो 985, यहाँ ऐसे बोला जाए 98.5 ये उड़ा दूँ तो 9850 डिवाइडेड बाय 15। अब ये आप डिवाइड करोगे तो 690 और बचा मेरे पास 8, 15, फिर से ये चला जाएगा तकरीबन 5 से, तो ये भी तकरीबन 654 समथिंग के आसपास ही आ जाएगी। तो नियर बाई यही वैल्यू आ रही है। तो अभी तक तो अप्रॉक्सीमेशन में ठीक ठाक है। फोर्थ स्टेप पर हम आ जाते हैं। फोर्थ स्टेप हो गई लास्ट रीडिंग, जिसमें 1 डिवाइडेड बाय एक्स इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाय 90 हो गया। भाई इधर की 99, इधर की लेंथ अगर 1 होगी तो इधर की 99 होगी। अब आप चेक करो x आ रहा है इससे 99 ओम, जो कि किलोमीटर दूर तक इससे मैच नहीं कर रहा। तो इसका मतलब फोर्थ वाली जो रीडिंग ली गई है वो गलत हो गई है किसी तरीके से। तो अब हम ये कह सकते हैं कि इसमें रीडिंग नंबर 4 इज रॉन्ग वैल्यू, और ये अप्रोक्सीमेशन में उतनी ही आ रही है। हालांकि मैंने डिवाइड नहीं किया, आप डिवाइड करके चेक कर लेना, ठीक है ना। तो खैर मेरे को तो आंसर ढूंढना था इसके अंदर, तो मेरे को आंसर मिल गया कि फोर्थ वाला ऑप्शन इज टोटली रॉन्ग, क्योंकि इसमें जो रेजिस्टेंस की वैल्यू, अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू आ रही है वो बहुत दूर आ रही है, जबकि एग्जैक्ट वैल्यू कहीं और लाई कर रही है। तो मेरे ख्याल से समझ आ गया होगा प्रैक्टिकल बेसिस पर।
नेक्स्ट आप देखो, इन द अबव क्वेश्चन द वैल्यू ऑफ अननोन रेजिस्टेंस, तो हमने कैलकुलेट कर ही लिया, तकरीबन इतना ही आ रहा है अननोन रेजिस्टेंस, तो इसको तो करने की ज़रूरत नहीं है। अब ये कह रहा है टू रेजिस्टेंसेज आर कनेक्टेड इन टू गैप्स ऑफ स्लाइड वायर ब्रिज, तो हमने दोनों गैप में दो रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दिए। बैलेंस पॉइंट इज एट 40 सेंटीमीटर फ्रॉम लेफ्ट हैंड, तो मैं डायग्राम बना लेता हूँ। ये हमारा मीटर ब्रिज का सेटअप हो गया, ठीक है ना, और ये दो रेजिस्टेंसेज हो गए और ये गैल्वेनोमीटर लगा दिया मैंने इधर, और रेजिस्टेंस एक्स इज कनेक्टेड। तो पहले तो मान लेते हैं कि हमने जो दो रेजिस्टेंस लगाए वो कौन कौन से लगाए वो तो हमें पता ही नहीं, हम R1 R2 ले लेते हैं अभी तो, ठीक है। और इधर से लेफ्ट हैंड से 40 सेंटीमीटर है, तो इधर से हो जाएगी 60 सेंटीमीटर। तो R1/R2 का जो रेशियो हो गया वो हो गया हमारा 2:3, फर्स्ट इक्वेशन। अब क्या कह रहा है, रेजिस्टेंस एक्स इज कनेक्टेड इन सीरीज विद स्मॉलर रेजिस्टेंस आर, तो बेसिकली R1 R दे रखा है, तो मैं इसको भी R ले लेता हूँ, ठीक है ना। ये कैसे पता चला मेरे को स्मॉलर है, जो छोटा होगा उसकी लेंथ भी सामने छोटी मिलेगी, ठीक है ना। तो ये तो हमने प्रिंसिपल ऑफ अपना व्हीटस्ट्रॉमजेट यूज़ कर लिया। अब ये कहता है हम इस छोटे वाले के साथ सीरीज में लगा देते हैं एक्स, तो जब आप छोटे वाले के साथ सीरीज में लगाओगे तो इधर की रेजिस्टेंस वैल्यू बढ़ जाएगी, क्योंकि सीरीज में रेजिस्टेंस इंक्रीज कर जाता है, R+X हो जाएगी। ओके, आगे क्या बोल रहा है, एंड बैलेंस पॉइंट शिफ्ट टू 40 सेंटीमीटर फ्रॉम राइट हैंड, तो बैलेंस पॉइंट शिफ्ट टू 40 सेंटीमीटर फ्रॉम राइट हैंड, तो राइट साइड से 40 सेंटीमीटर, तो लेफ्ट साइड से 60 हो गया, तो ये थोड़ा केयरफुल रहना है इसमें। तो ये 60 हो गया, इधर 40 हो गया, इस R2 को एज इट इज रहने दिया, इसको टच नहीं किया। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ X इफ R इज 4 ओम, तो ये कह रहा है R का वैल्यू भी चलो मैं तुम्हें दे देता हूँ 4 ओम, तो अब तुम बस इतना बता दो कि X का वैल्यू कितना होगा। तो भाई R दे दिया तुमने, R2 तो निकाल ही लिया एक तरीके से, तो सॉल्व करते हैं इसको। तो 4/R2 इक्वल्स टू 2/3, तो R2 की जो वैल्यू मिल रही है दिस इज 6 ओम, तो R2 मिल गया हमें 6 ओम। अब हम इसको बैलेंस कर लेते हैं, तो 4 + X डिवाइडेड बाई 6 ये अपॉन ये इक्वल्स टू 60/40 3/2, 2 3 जा 6 3 3 9 हो गया, तो 4 + X की वैल्यू हो गई 9, X की वैल्यू आ गई मेरे पास 5 ओम। तो अब आप चेक कर लो, वैल्यू ऑफ X हमें निकालनी थी इस क्वेश्चन के अंदर, वो हमें मिल चुकी है 5 ओम। राइट आंसर हमारा इसके अंदर हो गया सेकंड वाला करेक्ट। तो मेरे ख्याल से ये सिंपल एक्सपेरिमेंट था मीटर ब्रिज, और वैसे भी हमने खूब प्रैक्टिस करी हुई है लेक्चर्स के अंदर, तो यहाँ एज अ रिवीजन मैंने आपको इसको करा दिया। कुछ नए प्रॉब्लम भी आपको बता दिए कि कैसे आप टेम्परेचर डिपेंडेंस वाले प्रॉब्लम्स को हैंडल कर सकते हो। तो आई थिंक सारा कुछ समझ आ गया होगा। अब इसको एक बार वापस से प्रैक्टिस कर लो, लेक्चर से भी प्रैक्टिस कर लेना, ये मैंने आपको कराई दी है, इनको भी प्रैक्टिस कर लो, फिर आगे चलना। तो हम देखने जा रहे हैं एक्सपेरिमेंटल फिजिक्स का नेक्स्ट लेक्चर। अब ये लेक्चर बेस्ड है आपका ओम्स लॉ के ऊपर, ठीक है ना, कि ओम्स लॉ के वेरिफिकेशन और उसके जो कंसेप्चुअल प्रॉब्लम्स हैं वो हम कैसे हैंडल करेंगे अगर हमारे प्रॉब्लम्स ओम्स लॉ के ऊपर एक्सपेरिमेंट के ऊपर बेस्ड आ गए तो सबसे पहले ओम्स लॉ वाला चीज़ रिवाइज करते हैं। हालांकि लेक्चर में हमने किया हुआ है, बट फिर भी कुछ नई चीज़ें मैंने आपके लिए रखी हैं। तो जनरली वो इस तरीके के प्रॉब्लम है कि स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाएगा उस तरीके के प्रॉब्लम्स में, और गड़बड़ के चांसेस मैक्सिमम, तो वही चीज़ बचानी है। आप देखो आप, तो मेरे पास ये पूरा एक सेटअप है जिसमें हम करने क्या जा रहे हैं, हम ओम्स लॉ का वेरिफिकेशन करने जा रहे हैं। ओम्स लॉ का वेरिफिकेशन करते वक्त ओम्स लॉ किसके लिए वैलिड होता है, मैटलिक कंडक्टर के लिए वैलिड होता है। I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V होता है, मतलब जैसे जैसे पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाते जाते हैं मैटलिक कंडक्टर का करंट भी बढ़ता चला जाता है, और IV ग्राफ जो बनता है वो स्ट्रेट लाइन बनता है ओरिजिन से पास होता हुआ। नॉन ओमिक कंडक्टर, इनको हम बोलते हैं ओमिक कंडक्टर, नॉन ओमिक कंडक्टर के लिए स्ट्रेट लाइन नहीं होता, कर्व्ड ग्राफ रहता है, ठीक है ना। तो हमने क्या किया, एक रेजिस्टेंस ले लिया। पहले पूरा सेटअप ध्यान से देखना पड़ेगा। इस सेटअप के बेसिस पर एक न्यूमेरिकल भी है और ग्राफिकल प्रॉब्लम भी है। तो मैं आपको बताऊं, तो ये वो रेजिस्टेंस है जिसके अक्रॉस हमें VI ग्राफ वेरीफाई करना है। ये हमने बैटरी लगा दी, ये एमीटर लगाया हुआ है, इस रेजिस्टेंस के पैरेलल में हमने वोल्ट मीटर लगाया हुआ है, ठीक है ना। इधर हमने रियोस्टेट लिया हुआ है और जिसको हम चेंज करके इस रियोस्टेट की रीडिंग को चेंज करके हम सर्किट के करंट वोल्टेज को चेंज कर सकते हैं। प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट देखोगे तो ये हमारे पास इधर की हो गई, ये सेल्स हो गए, दोनों हमने सीरीज में लगा करके वोल्टेज को थोड़ा सा बढ़ा दिया, ठीक है ना। ये हमारा रियोस्टेट है। इधर आप देख रहे हो ये वोल्ट मीटर है, और वोल्ट मीटर के पैरेलल में ये आप देख रहे हैं रेजिस्टेंस है, ठीक है ना, रेजिस्टेंस वायर है। ये साथ में हमने इधर कनेक्ट करके एमीटर लगा दिया, और ये पूरा सर्किट कंप्लीट हो गया। अब प्लग को इंसर्ट करेंगे
और हम इधर से रेजिस्टेंस को वेरी कराना शुरू करेंगे, ठीक है ना। तो हम रियोस्टेट को वेरी कराना शुरू करेंगे। रियोस्टेट को जैसे जैसे चेंज कराएंगे एमीटर और वोल्टमीटर की रीडिंग आएगी, इसे नोट करते चले जाएंगे। एमीटर वोल्टमीटर की जो भी रीडिंग आएगी उसको हम एक्स और वाई एक्सिस के अलॉन्ग प्लॉट करेंगे। तो ये हम आई वी ग्राफ को इधर प्लॉट करेंगे। ये आई वी ग्राफ जो हमारा आएगा, ये आई वी ग्राफ स्ट्रेट लाइन आएगा पासिंग फ्रॉम ओरिजिन। तो हम रियोस्टेट की रीडिंग को चेंज कराते जाएंगे और आई वी की रीडिंग को नोट करते चले जाएंगे। इस ग्राफ की रीडिंग हमें यहाँ पर आई वी ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन बना करके दे देगी। अब इस स्ट्रेट लाइन ग्राफ का स्लोप क्या होगा, हम अच्छी तरह जानते हैं, v इक्वल्स टू होता है आई आर, आप खूब जानते हो ये। तो आई वी ग्राफ को अगर हम देखेंगे तो आई का वैल्यू हो जाएगा 1/r टाइम्स वी, यानी इसका जो स्लोप होगा ये स्लोप हमें tan थीटा 1/r की वैल्यू देगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से tan थीटा की वैल्यू लेंगे और ये tan थीटा हमें जो रिजल्ट निकाल करके दे देगा, ये tan थीटा हमें 1/r की वैल्यू दे देगा। रेसिप्रोकेट करके हम वहाँ से रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं, ठीक है ना। अच्छा, जितना इस ग्राफ का स्लोप ज़्यादा होगा, आई वी ग्राफ का स्लोप जितना ज़्यादा होगा रेजिस्टेंस उतना कम होगा। ये बात इसलिए बोल रहा हूँ कि इस पर ग्राफिकल सवाल है। स्लोप जितना कम होगा रेजिस्टेंस उतना ज़्यादा होगा, एंड अप टू सो ऑन। तो बहुत ही सिंपल सा एक्सपेरिमेंट है, कुछ खास इसमें नहीं है। हाँ, खास इसको बनाया जा सकता है, अब वो मैं अभी थोड़ी देर में बताता हूँ आपको। फिलहाल मेरे ख्याल से एक्सपेरिमेंट की बेसिक नीड और एक्सपेरिमेंट कैसे वर्किंग में लाना है वो आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट ग्राफ के बारे में मैंने बता ही दिया कि इस ग्राफ का जो स्लोप होगा वो हमें 1/r की वैल्यू देगा। इस 1/r को हम g बोल सकते हैं, जहाँ g इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस भी होता है, ठीक है ना। जो रियोस्टेट यूज़ करते हैं इसके अंदर, उसका जो रेजिस्टेंस होना चाहिए वो बहुत ज़्यादा हाई नहीं लेते, वो नॉर्मल एक रेंज का ले लेते हैं, जनरली लो रेजिस्टेंस लेते हुए चलते हैं। अब क्या करते हैं, प्रॉब्लम के सेक्शन पे आ जाते हैं। पहला प्रॉब्लम जो आप देख रहे हो ये पूरा का पूरा हमारा इसी एक्सपेरिमेंट के ऊपर बेस्ड है। पढ़ो, कह रहा है ईएमएफ ऑफ बैटरी इज 100 वोल्ट। आगे, देन व्हाट वाज द रेजिस्टेंस ऑफ रियोस्टेट एडजस्टेड एट सेकंड रीडिंग, 2 एम्पियर एंड 20 वोल्ट। तो जब यहाँ 2 एम्पियर का करंट हो और 20 वोल्ट का वोल्टेज रेजिस्टेंस के अक्रॉस हो, तो बताओ रियोस्टेट कितना होगा। अब आपको सर्किट वापस रीड्रॉ करना पड़ेगा। तो मैंने ये बैटरी ले ली, ठीक है ना, साथ में मैंने ये रेजिस्टेंस ले लिया, मैं यहीं पर रियोस्टेट लगा दे रहा हूँ, ठीक है ना। इस तरीके से करते हुए मेरे को नहीं पता रियोस्टेट का रेजिस्टेंस कितना है, हमने RH ले लिया। हमें क्या क्या दो बातें पता है, हमें पता है करंट 2 एम्पियर लेना है, मैंने कोई एमीटर नहीं लगाया, आप देखो 2 एम्पियर का करंट लिया। मेरे को ये भी पता है कि इस रेजिस्टेंस का जो वोल्टेज है वो इस वक्त 20 वोल्ट है। आप समझ रहे हो, मैंने बिल्कुल बेसिक तरीके से चला। अब क्या होगा, अगर स्टूडेंट को ये पता ही नहीं हो ना, तो यहाँ पर स्टूडेंट बेचारा उछलता रहता है, वोल्टमीटर लगा देगा, फालतू टाइम पास करेगा, एमीटर लगा देगा। हमें ज़रूरत एमीटर वोल्टमीटर की नहीं है, हमें करंट और उसके वोल्टेज की है। अब हमारा टास्क क्या है, ये हमें 100 वोल्ट दे रखी है, हमें रियोस्टेट का रेजिस्टेंस निकालना है इस वक्त कितना होगा। तो अब हम अपने बेसिक प्रिंसिपल पर आ जाते हैं। या तो आप R निकालो, फिर V इक्वल्स टू आई आर लगाओ, उससे निकाल सकते हो। ये थोड़ा सा दिमाग दौड़ा लो, जो 2 एम्पियर का करंट इधर होगा वही इधर होगा, इधर 20 वोल्ट है तो इधर 80 वोल्ट बचेगा। अब इसके लिए V इक्वल्स टू आई आर लगा लो, समझ गए, ऐसे भी कर सकते हैं। तो 80 इक्वल्स टू 2 इंटू R, और यहाँ से RH की वैल्यू मिल गई मेरे को 40 ओम। तो 40 ओम इस रियोस्टेट का रेजिस्टेंस है। तो एक मेथड तो ये हो गया। दूसरा मेथड आप ये भी ले सकते हो कि V इक्वल्स टू आई टाइम्स R प्लस R लगा लेते हैं, तो RH प्लस R लगा लेते हैं, ऐसे भी अपना काम चल जाएगा। अब V हो गया टोटल वोल्टेज विच इज़ 100, करंट हमें पता है 2 है, RH हमें निकालना है, और इस स्मॉल r की वैल्यू हम इससे स्लोप से भी निकाल सकते हैं। तो आपकी चॉइस है, ठीक है ना। आप इस स्लोप से चलना चाहो स्लोप से चल लो, आप इस तरीके से डायरेक्ट चलना चाहो इस तरीके से चल लो, जो आसान लगे वो कर लो। तो चलो खैर मैं स्लोप से निकाल देता हूँ इसकी वैल्यू। स्लोप से अगर मैं वैल्यू निकालूँ तो ये मेरे पास हो गया 1, ये मेरे पास हो गया 10। तो tan थीटा की वैल्यू हो गई मेरे पास 1/10 विच इज़ इक्वल्स टू 1/r। तो R इज़ 10 ओम, आप समझ रहे हो। तो अब ये मेरे को 10 ओम मिल गया ग्राफ के स्लोप से। तो इधर मैंने 10 डाल दिया, सिंप्लीफाई किया, ये हो गया 50 इक्वल्स टू RH प्लस 10, और यहाँ से RH की वैल्यू मेरे पास आ गई 40 ओम। तो अच्छा, कौन सा ज़्यादा आसान था आप खुद बताओ। यही ज़्यादा आसान था ना, इसमें कुछ ही नहीं करना था। तो मेरे ख्याल से रट्टे मारने से बढ़िया अपना जो लॉजिक्स हमने सीखे हुए हैं, जो बेसिक्स हमने सीखे हुए उनको लगाओ, जल्दी आंसर आएगा, ठीक है ना। और इन सब रेक्टिफिकेशन में कुछ नहीं रखा, उलझ के रह जाओगे। तो बेहतर ऑप्शन यही है, जैसा आपने सीखा बिल्कुल वैसे ही लगाओ। 2 सीरीज रेजिस्टेंस है, हमें एक का वोल्टेज और करंट पता है, दूसरे का निकालना है, तो दूसरे का करंट और वोल्टेज लिखो, रेजिस्टेंस की वैल्यू आ गई, ठीक है ना। तो ये था पहला सवाल। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट ये कह रहा है इफ 3 वायर्स ऑफ, ये आपका इसमें मैच द कॉलम है, कह रहा है 3 वायर्स ऑफ सेम मटेरियल, तो रो सेम हो गया, बट डिफरेंट डायमेंशन वर यूज्ड इन प्लेस ऑफ द अननोन रेजिस्टेंस, वी गेट IV कर्व। तो 3 IV कर्व हमें दे रखे हैं।
हमें पता करना है कौन सा कर्व किसको रिप्रेजेंट करेगा इसके अंदर, ठीक है ना। तो देखो इसका इनका जो स्लोप है अभी अभी जस्ट मैंने बताया tan थीटा 1/r होगा, r रो l बाई a होगा, यानी प्रोपोर्शनल टू a बाई l आ गया। तो जिसका a बाई l सबसे छोटा वो 1, फिर 2 और फिर 3, तो बेसिकली हमें a बाई l का रेशियो निकालना है। अब एरिया तो दे नहीं रखा आपको, रेडियस दे रखा है, तो r स्क्वायर बाई l निकालना है, समझ गए। पाई तो प्रोपोर्शनलिटी में हटा दिया मैंने। तो अब हम देखेंगे कि इन तीनों का कितना कितना वैल्यू आता है। तो ऑप्शन पी में r स्क्वायर बाई l इज प्रोपोर्शनल टू, एज इट इज डालो, r स्क्वायर की जगह 1, लेंथ की जगह 1, प्रोपोर्शनल टू 1। क्यू वाले में हमारा r स्क्वायर बाई l आ गया प्रोपोर्शनल टू 4/1, यानी 4 के प्रोपोर्शनल। पी क्यू आर में हमारा आ गया r स्क्वायर बाई l इज प्रोपोर्शनल टू, r स्क्वायर हो गया 1/4, नीचे 1/2, 1/2। तो अब आप खुद चेक कर लो, सबसे बड़ा r स्क्वायर बाई l क्यू का है, ठीक है ना। तो जिसका r स्क्वायर बाई l सबसे बड़ा उसका स्लोप सबसे ज़्यादा। तो क्यू वाला किसके साथ मैच करेगा? क्यू वाला मैच करेगा हमारा थर्ड के साथ, तो कर्व 3, ठीक है ना। इसको मैच करते हैं, इसका सबसे कम है, ठीक है ना, जिसका सबसे कम उसका स्लोप सबसे कम। तो ये हो गया कर्व 1 और ये हो गया कर्व 2। आई थिंक समझ आ गया होगा। तो P का राइट आंसर हो गया सेकंड वाला, Q का राइट आंसर हो गया हमारा थर्ड वाला, और R का राइट आंसर हो गया 1 वाला, ठीक है ना। अब आप मैच कर लो 2, 3, 1 के हिसाब से किस में आ रहा है। 2, 3, 1 इसमें आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा, इसमें नहीं आ रहा। तो आई थिंक हमें राइट आंसर मिल चुका है, ये है फर्स्ट वाला, सही है। तो मेरे ख्याल से मैच द कॉलम वाला भी कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट पर चलते हैं। अब आप ये देख रहे हो आई वी कर्व स्ट्रेट लाइन नहीं है, तो इसका मतलब यहाँ पर ये ओमिक कंडक्टर नहीं है, नॉन ओमिक कंडक्टर है। तो यहाँ स्टैटिक रेजिस्टेंस नहीं डायनेमिक रेजिस्टेंस आता है। तो अब अगर हम इसका स्लोप देखें, ठीक है ना, तो ये जो स्लोप होगा डेल्टा आई बाई डेल्टा वी नहीं होगा, ये जो स्लोप होगा ये होगा डी आई बाई डी वी, ठीक है ना, जिसको हम बोलेंगे 1/r। तो अब ये जानना चाह रहा है डायनेमिक रेजिस्टेंस किस जगह मैक्सिमम होगा। उस जगह मैक्सिमम होगा जहाँ स्लोप मिनिमम होगा। तो स्लोप ए, बी और सी चेक कर लो। तो tan थीटा सी ग्रेटर देन tan थीटा बी ग्रेटर देन tan थीटा ए, ठीक है ना। तो यहाँ से पता चला आर सी लेस देन आर बी लेस देन आर ए। तो सबसे ज़्यादा डायनेमिक रेजिस्टेंस ए पर होगा। तो राइट आंसर हो गया हमारा फर्स्ट वाला। नेक्स्ट पर चलते हैं। हाँ, ये थे वो सवाल जो मैं आपको कराना चाह रहा था। अब आप देखो क्या किया जा रहा है। कह रहा है इफ बाय मिस्टेक एमीटर इज कनेक्टेड पैरेलल टू रेजिस्टेंस। ऐसी कैसी मिस्टेक हो गई भाई? बिल्कुल ही गधा था क्या, इतनी मिस्टेक करके आ गया कि रेजिस्टेंस के पैरेलल में ही एमीटर भी जोड़ दिया, पैरेलल में ही वोल्टमीटर भी जोड़ दिया। तो मेरे हिसाब से तो ये मतलब खुद का ही कबाड़ा कर रहा है। अच्छा और सुनो, अब इतना ही भोंदू है तो ये क्या बता पाएगा कि इसमें से कौन सा ग्राफ है? चलो मजाक कर रहा हूँ मैं। तो ये कह रहा है कि ये तीनों को पैरेलल में जोड़ के चलाया। अच्छा, फिर ये कह रहा है आईवी कर्व बता दो। उससे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो आईवी कर्व बताएगा। वो सर्किट नहीं बना पा रहा, वो आईवी कर्व इनको बताएगा कि कैसा होगा। ऐसे कैसे बता देगा भाई? इतना ही दिमाग होता तो सही नहीं लगाता फिर। खैर चलो, ये मजाक हो गया, साइड रखते। अब हमें आईवी कर्व बताना है। अब आप बता दो, आपके पास तो दिमाग है, कौन सा आईवी कर्व इसके अंदर फिट बैठेगा। अब आप में से भी आधी जनता तो सोच ही रही होगी, अरे सर फंसा दिया बुरी तरीके से, मजाक मजाक में मजे ले लिए इन्होंने। तो देखो बहुत सिंपल सा तरीका मैं आपको देता हूँ, ठीक है ना। जैसे आपको नहीं पता चल रहा वैसे इस स्टूडेंट को भी नहीं पता चला आईवी कर्व कौन सा है, उसने गलत लगा दिया, ठीक है। अब कैसे पता करोगे? एमीटर पैरेलल में लगा दिया उसने, ठीक है ना। लगना कहाँ चाहिए था? सीरीज में। इतना तो पता है ना, एमीटर लगना चाहिए था सीरीज में। एमीटर होता है लो रेजिस्टेंस, ठीक है। तो जब आपने पैरेलल में लगा दिया तो ये रेजिस्टेंस वैल्यू बहुत कम हो गई, ठीक है। रेजिस्टेंस बहुत कम हो गया, रेजिस्टेंस डिक्रीज कर गया। 2-3 बार बोलूँगा, आप परेशान हो गए। रेजिस्टेंस बहुत कम हो गया, रेजिस्टेंस डिक्रीज कर गया। आईवी ग्राफ का स्लोप 1/r होता है। रेजिस्टेंस डिक्रीज कर गया तो स्लोप बहुत ज़्यादा हो गया। तो वो ग्राफ जिसमें स्लोप बहुत ज़्यादा हो गया वही इसका आंसर है। अब आपका दिमाग चकरा गया, सर ये क्या कर दिया आपने अचानक से, इतनी जल्दी बता दिया। तो वापस से स्लो मोशन में आर टी की वैल्यू हो गई RH + R। एमीटर पैरेलल में लगाने से एमीटर इज कनेक्टेड पैरेलल, सो R विल डिक्रीज, है ना।
आर जो होगा डिक्रीज कर जाएगा, क्योंकि पैरेलल में कम रेजिस्टेंस लगाएं तो छोटे से भी छोटा आता है, तो आर टोटल विल डिक्रीज। ठीक है, tan थीटा होता है 1/r, मेरे ख्याल से समझ गए होगे। तो आर डिक्रीज करेगा तो tan थीटा जो होगा वो इंक्रीज कर जाएगा। तो जिस ग्राफ का स्लोप बहुत ज़्यादा होगा वही इसमें हमारा राइट आंसर होगा। अब तो बुद्धि भ्रष्ट नहीं हो गई, अब तो बिल्कुल लाइन पे आ गई। सवाल बढ़िया था ना, ठीक है ना। तो ये इस तरीके से हम लोग कर सकते हैं, पूरा एक्सपेरिमेंट पे बेस्ड है। वो चीज़ मैंने रखी नहीं जो लेक्चर्स में थी जहाँ हम न्यूमेरिकल्स कर रहे थे, यहाँ मैंने पूरा एक्सपेरिमेंट है तो एक्सपेरिमेंटल ही रखा है। दूसरा देखो, अच्छा, इफ़ बाय मिस्टेक, ऐसी कैसी मिस्टेक हो गई भाई इससे कि दो बार मिस्टेक ही कर रहा है। पहले तो पकड़ के इसको पीटो, ठीक है ना, इतनी कैसे गलतियाँ कर रहा है तो खुद भुगते हैं, हमसे क्यों कह रहा है। तो कह रहा है इफ़ बाय मिस्टेक वोल्ट मीटर इज कनेक्टेड इन सीरीज। अब भाई साहब सीरीज में लगा के आ गए, पर अब आप परेशान नहीं हो रहे, अब आप मुस्कुरा रहे होगे मन ही मन में, हमें तो पता है कि क्या होना है। विद द रेजिस्टेंस देन आई वी ग्राफ इज एक्सपेक्टेड टू बी। अब अगर सीरीज में लगा दिया वोल्ट मीटर को, तो वोल्ट मीटर होता है हाई रेजिस्टेंस, तो अब जो रेजिस्टेंस की वैल्यू होगी वो क्या कर जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी। अब रेजिस्टेंस की वैल्यू इंक्रीज कर जाएगी तो स्लोप की जो वैल्यू है, रेजिस्टेंस इंक्रीज कर जाएगा वोल्ट मीटर लगने से, तो स्लोप की वैल्यू डिक्रीज कर जाएगी। तो जो सबसे कम स्लोप वाला होगा वही हमारा आंसर होगा। तो मेरे ख्याल से मज़ेदार तरीके से आपको ओम्स लॉ पे बेस्ड ये एक्सपेरिमेंटल जो सवाल थे ना, अच्छा एक्सपेरिमेंट पढ़ने में मज़ा नहीं आया होगा, सवाल लगाने में ज़्यादा मज़ा आया होगा। तो अब यही कॉन्फिडेंस देना था कि यार एग्जाम में आप प्रॉब्लम कर सकते हो, इतना मुश्किल कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। बस खाली लॉजिक सही होने चाहिए, इसे बाई मिस्टेक वाले नहीं होने चाहिए, ठीक है ना। तो लॉजिक आपके सही है तो लॉजिकल प्रॉब्लम आपके करेक्ट होंगे, और ये सारे प्रॉब्लम आपके नीट एग्जाम के लिए बिल्कुल परफेक्ट थे जो मैंने कराए। तो अब प्रैक्टिस करो, फिर आगे चलना। थैंक यू सो मच।